काठमांडू की सड़कों पर धुआं है, आग की लपटें हैं, टूटे हुए शीशे हैं और लूटपाट का शोर है। नेपाल का हिल्टन होटल जो है राख बन चुका है। संसद भवन की ऐतिहासिक दीवारें ढह गई हैं, मॉल्स खाली हैं, लोग एसी फ्रिज से लेकर दारू शराब तक लूट रहे हैं। और ये सब कुछ देखकर यह लगता है कि क्या नेपाल में युवाओं ने जो क्रांति की थी उससे सिर्फ सरकार को हटाया या क्रांति में नेपाल को भी जला दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू कैसी नजर आती है, वहां क्या बचा है और नेपाल कितना पीछे चला जाएगा। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सत्ता से हटने के बाद अब कमान कौन संभालेगा। युवाओं और सेना के बीच क्या बातचीत हुई, युवाओं की पहली पसंद कौन है और क्या युवाओं में एकजुटता है। युवाओं में कितने ग्रुप बने हैं जो सरकार को लेकर एक्टिव हैं। क्या बांग्लादेश के टेम्पलेट पर ही नेपाल में अंतरिम सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री की रेस में कौन कौन है। सुशीला कार्की से लेकर आज किसका किसका नाम चला। आज कचहरी में ये सारी बातें जो है हम आपको बताने वाले। आज कचहरी में नेपाल के भविष्य के बारे में आपको बताने वाले। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आज कचहरी खास है क्योंकि आज कचहरी में नेपाल में कल क्या होगा वो हम आपको आज समझाएंगे। आज हम आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। कल तक जहां क्रांति, हंगामे और नारेबाजी हो रही थी, आज वहां क्या हालात है। हमारे रिपोर्टर्स ने अपनी आंखों देखी, क्या बातें बताई, क्या क्या चीजें कही, वो आज सब कुछ हम आपको बताएंगे। इस कचहरी में नेपाल के जख्मों को हम आपको दिखाएंगे। आज सरकार के खिलाफ कैसे विरोध प्रदर्शन नेपाल ही नहीं बल्कि फ्रांस तक पहुंच गया, यह भी आपको बताएंगे। प्रदर्शनकारी कैसे सड़कों पर उतरे, क्या क्या मांग की, फ्रांस में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की जो आज की बड़ी खबरें हैं एक बार फास्ट ट्रैक कचहरी में देखिए, फिर नेपाल से लेकर फ्रांस। आज कचहरी में इंटरनेशनल मुद्दे बहुत ज्यादा हैं और आज आपको देखना भी होगा, समझना भी होगा, जानना भी होगा और सीखना भी होगा ताकि हिंदुस्तान में यह हालात ना। देश भर में एक साथ होगा वोटर लिस्ट रिवीजन। एसआईआर की तारीख अभी तय नहीं लेकिन जल्द जारी होगी अधिसूचना। आज सीओ कॉन्फ्रेंस में मंथन हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जल्द एसआईआर शुरू करने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता का पलटवार, कहा वोटर लिस्ट रिवीजन में 2-3 साल लगेंगे। चुनाव आयोग बीजेपी को खुश करने में हड़बड़ी ना दिखाए। गठबंधन की अटकलों के बीच कुछ हफ्तों से चौथी बार मिले उद्धव और राज। अचानक राज ठाकरे घर पहुंचे उद्धव। करीब 2.5 घंटे मुलाकात में संजय राउत और अनिल परब भी मौजूद। देश भर में आईएसआईएस के बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़। दिल्ली से एक आतंकी गिरफ्तार, 8 संदिग्धों पर शिकंजा, 12 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी। यूपी के संभल में तैनात होगी एटीएस। योगी सरकार का बड़ा फैसला। पिछले दिनों आई रिपोर्ट में आतंकी संगठनों के नेटवर्क का खुलासा हुआ था। मेरठ में हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर विवादों में आई अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर एक्शन। बुलडोजर गरजा, सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। संभल से सपा सांसद बर्क ने खुद तुड़वाना शुरू किया अपना मकान। एसडीएम के आदेश पर 151 वर्ग एरिया टूटेगा, बिना नक्शा पास करवाए बनाया था। नासिक के मालेगांव में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कार्रवाई। जिला परिषद शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारी गिरफ्तार। बाढ़ बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने समाधान निकालने के निर्देश दिए। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है जब हिमालय की गोद में बसा नेपाल बिना सरकार के चल रहा है। सबने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक। कैबिनेट जो है वो भाग निकली है लेकिन नेपाल में आग नहीं सुलगी। ये जेनजी का वो नेपाल है, वो नेपाल जो कभी बुद्ध की शांति का प्रतीक था लेकिन आज क्रांति के बादल सुलग रहे। जेनजी ने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो आवाज उठाई वो सही थी, लेकिन अब एक अलग नेपाल निकल कर आ रहा है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई जेनजी का हक था, लेकिन इसके आगे क्या। सवाल ये नहीं कि सरकार ने क्या किया, सवाल आज ये है कि अब आगे देश कैसे चलेगा। नेपाल में सरकार कौन चलाएगा, इसे लेकर फॉर्मूला क्या होगा और इसी को लेकर आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अब से थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी अनंत अनुराग ने युवाओं की मीटिंग पर बड़ा अपडेट दिया। जूम मीटिंग पर हजारों छात्र जुड़े, काफी डिटेल में उनमें बातचीत हुई। सबसे पूछा गया कि युवा चाहते क्या, मीटिंग्स में क्या क्या बड़ी बातें हुई, वो आज इस कचहरी में हम आपके सामने रखते हैं। तो नेपाल के आंदोलनकारी युवाओं की बैठक में जो बड़ी बातें तय हुई वो ये है कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए। बालेन शाह, हरका या सुशीला किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बड़ी बात जो आई वो ये कि पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने नरसंहार का आदेश दिया था उन पर कार्रवाई की जाए।
6 महीने में संसदीय चुनाव की घोषणा की जाए और चुनाव में जेनजी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। भ्रष्टाचार घोटालों की स्वतंत्र और न्यायिक जांच की जाए। 2 महीने के अंदर नया संविधान जारी हो। नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये भी यहां पर चर्चा हुई। हालांकि ये बैठक जो थी, ये ऑनलाइन बैठक थी। इसी के बाद इन्हीं छात्रों का एक ग्रुप जो था वो नेपाल के आर्मी चीफ से मुलाकात करता है और जनरल अशोक राज को अपनी बातें बताता है। आर्मी चीफ 25-26 के ग्रुप में युवाओं से मिल रहे थे, उनकी बातें सुनी। ये सारी मांगे अपनी जगह, लेकिन सवाल इन मांगों के बीच में ये है कि वो जो जख्म नेपाल को दिए गए, वो जो जख्म इस क्रांति में लगे हैं, वो कैसे भरे, और इसको लेकर भी कवायद शुरू। जहां तक युवाओं की पसंद का है, उसमें पूर्व मेयर हरका, बालिन शाह और सुशीला, जिनका नाम हमने बताया, वो यहां पर प्रधानमंत्री की रेस में। लेकिन सवाल जो है वो ये है कि क्या नेपाल में बांग्लादेश वाली टेम्पलेट पर अंतरिम सरकार चलेगी? कौन बनाएगा ये सरकार? कौन तय करेगा? यूएस, चाइना, जेनजी, फौज, कौन? देखिए सब। चमचमाती वर्दी में बैठे नेपाल के सेनाध्यक्ष इस समय सत्ता के केंद्र में हैं। सारी निगाहें इन्हीं पर टिकी हैं। देश हो या फिर विदेश, नेपाल की जनता भी इन्हीं की तरफ देख रही है, क्योंकि भूमिका अहम है। जेनजी की क्रांति के बाद सेना ने सत्ता की बागडोर नहीं संभाली, लेकिन कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है और बखूबी निभाई भी जा रही है। नेपाल के प्रधान सेनापति यानी जनरल अशोक राज सिकदेल युवाओं और सत्ता के बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं, जिससे नई सरकार की भूमिका साफ होगी और काफी हद तक हो भी रही है। सुनिए, जब युवाओं के दल की सेना से मुलाकात हुई तो क्या बातें थी। सर बोल रहे थे कि अभी जो युवा आ रहा है सबका समस्या एड्रेस करेंगे, और इसके बाद उसमें भी कोई आगे निकल के नहीं आया कि मैं ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। सबके सहमति से, जनजी के सहमति से, और जितना जनता का, जो नेपाली जनता का जो समस्या था, जो करप्शन का समस्या था, उसको, इसके लिए जो आंदोलन हुआ 15 वर्ष तक, जो दमन हुआ नेपाली जनता पे, वो नेता सब कुशासन किया। सो इसको लेकर के अभी बालिन शाह, जो हमारा अभी काठमांडू का मेयर है, वो आगाड़ी आए, उससे भी वार्ता होगी कल, सर ने बताया। और जो भी कुलमान घिसिंग के है, हमारा हरका साम्पांगे के है, वो सब आए, मिले और एक को आगे बढ़ाए और उसको साथ दे। दूसरा नाम जो है पूर्व प्रधान न्यायाधीश जो है सुशीला कार्की भी है। केपी शर्मा ओली ने गलती क्या कर दिया, वो रिजाइन तो किए प्रधानमंत्री से, मगर वो संसद डिसॉल्व नहीं करने के कारण से ये समस्या हो सकता है कि सरकार ना बने कल। आर्मी क्या करेगी, आगे का एक्शन प्लान क्या है, ये आगे की बात है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नेपाल भी अंतरिम सरकार की ओर बढ़ता दिख रहा है और अंतरिम सरकार के मामले में भी बांग्लादेश वाले रास्ते पर चलता दिख रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ अगस्त 2024 में बांग्लादेश का आंदोलन, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, और फिर युवाओं ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम चीफ बना दिया। उनकी पसंद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बने। दूसरी तरफ नेपाल में जेनजी क्रांति हुई और ऐसा लगता है कि युवाओं की पहली पसंद अब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की हो सकती हैं। युवा उन्हें अपनी तरफ से बातचीत के लिए आगे कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशीला कार्की इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने को भी तैयार है। We have felt this is the movement against corruption. This is the movement against the ban. This is the movement of the monopoly of the government. This is the movement of the not applying the rule of law in this country. And each and every people who are fighting here, they are actually the children of those people who have gone out of the nation to work as a labor. नेपाल में इस वक्त कैसे हालात हैं, ये दुनिया के सामने है, इसलिए सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है। लेकिन युवाओं के दल ने एक और बड़ी बात बताई। कहा कि अगर नाम पर सहमति नहीं बनती, कोई नेता आगे नहीं आता, तो फिर आर्मी अपने हाथ में कमान ले सकती है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा आर्मी टेक ओवर करेगी, वो संकट काल लाएगी और इसके बाद खुद सरकार बनाने के प्रोसेस में आगे जाएंगे। मतलब प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर सहज तरीका से समाधान नहीं निकला तो आर्मी जो है कर्फ्यू लगाएंगे, इमरजेंसी लगाएंगे, उसके बाद जो है इशू को जो है सेटल डाउन करने की बात होगी। वैसे सेना का मूवमेंट नेपाल में नजर भी आया। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सेना दिखाई न दी हो। पेट्रोलिंग हो रही थी, अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई।
कल हजारों की तादाद में युवा यहाँ पर मार्च कर रहे थे, लेकिन आज तीसरे दिन आर्मी ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मी के जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो पहरा दे रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं पूरे काठमांडू की सड़कों पे। मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, ये एक अहम इलाका है जहाँ पर बहुत सारे जो हैं हाई कमीशंस और डिप्लोमैट्स रहते हैं। यहाँ पर एम्बेसीज भी बहुत सारी हैं। भारत का जो दूतावास है वो भी यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर है। अभी आज कोई भी आगजनी की घटना नहीं हुई है। अभी स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में स्थिरता कैसे आएगी, खासकर राजनीतिक तौर पे स्थिरता कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इतना मान लीजिए कि अभी आर्मी ही नेपाल में सर्वे सर्वा है। इस वक्त नेपाल में जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फौज ले रही है। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सरकार कैसे बनेगी, जैसा कि आपने इन प्रक्रियाओं में सुना भी, वो अब तक तय नहीं हो पाए। आर्मी चीफ जो है लगातार संवाद कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप से मिल रहे हैं, उन्हें समय दिया है। लेकिन इन सब के बीच में डेवलपमेंट ये भी है कि जेनजी और सेना के बीच बैठक जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग जेनजी का ग्रुप जो है वो संवाद कर रहा है। सेना के मुख्यालय पर ही मेरी एक और सहयोगी सिक्ता देव मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले युवाओं से बातचीत की, छात्रों ने अपनी बात वहां रखी। छात्रों के दिल में काठमांडू के जो मेयर हैं बालेन शाह और सुशील कार्की, उनको लेकर तमन्ना है। नेपाल की सरकार को लेकर हरका संपा का नाम भी सामने रखा गया, वो भी पूर्व मेयर है। ज्यादातर लोग जो है वो काठमांडू के मेयर बालेन शाह और संपा के पक्ष में है। युवा चाहते हैं कि संसद भंग कर दी जाए और यह भी कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार में युवाओं की भागीदारी कैसे हो, उसको लेकर भी कुछ रूपरेखा जो है वो तय की जाए। हालांकि नंबर कुछ फिक्स नहीं है, कौन तय करेगा ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि छात्रों के भी मल्टीपल ग्रुप्स बन गए हैं। एक एक ग्रुप से मिलना है, उनकी बात सुननी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, तो इसलिए आसान काम नहीं है। और छात्र क्योंकि एक साथ लड़ाई कर रहे थे, वहां पर एकजुटता थी, लेकिन क्या छात्रों की बातों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग राय आ रही। सिक्ता देव की छात्रों से बातचीत का यह हिस्सा आपको सुनवाते हैं, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि नेपाल में आगे क्या होगा। थोड़ा कम से कम अंदाजा जो है वो आपको लग जाएगा इस बातचीत को सुन। नेगोशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेगोशिएशन चल रहा है और हमें पहले संसद विघटन कराना है, उसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री को नियुक्त कराना है। कौन कौन से वो नाम है इस वक्त आपके जहन? हमारे जहन में बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर है, हरका संपा जो धरान के मेयर है, और चीफ जस्टिस, पहले की चीफ जस्टिस थी सुशीला कार्की, मैडम सुशीला कार्की। वो 3 नाम हमारे जहन में है। नेपाली दूसरा नाम कौन सा है? तीसरा सुशीला कार्की चीफ, और दूसरा हरका संपा धरान का मेयर रह चुके हैं, अभी है हरका संपा। ये 3 नाम है, सब सहमत है इस नाम से? ग्रुप सहमत है, मेनली ग्रुप चाह रहा है कि हरका संपंग या बालेंद्र शाह बने। तीसरा नाम भी बहुत लोग चाह रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग का सपोर्ट है यही कि ये आगे का 2 नाम ही, 2 लोग ही बने। अंदर जाके क्या बातचीत हो रही है? अंदर बातचीत हो रही है, इसी पे डिस्कस, आर्मी चीफ है अंदर, इन्हीं से डिस्कस हो रही है इन तीनों को लेकर कि किसे बनाया जाए। और संसद विघटन सबसे मेन चीज़ है, संसद को डिजॉल्व करना, संघीय जो फेडरल पार्लियामेंट है उसे डिजॉल्व करना सबसे मेन चीज़। उसका लेकर कोई डेडलाइन है, कोई तारीख तय हुई है? अभी तारीख कोई तय नहीं है। अभी राष्ट्रपति, अभी सेना के चीफ से अभी डिस्कस होगा, फिर राष्ट्रपति को लेकर संसद विघटन कराया जाएगा। सबसे पहले संसद डिसॉल्व होगा, उसके बाद एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। उसमें कितने लोग होंगे, इस पर कोई बात? इस पर कोई परामर्श नहीं हुआ, अभी डिस्कस नहीं हुआ है इस पर। लीडर्स के नाम डिस्कस हो गए, लेकिन उस अंतरिम सरकार में कौन कौन होगा और कितने लोग होंगे, इस पर कोई फैसला हुआ है? 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग? ऐसा कोई डिस्कशन अभी नहीं हुआ। पहले लीडर्स को लेकर किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है अभी। कल तक कुछ हो सकता है, इसमें आगे बात आ जाए, कौन होगा उसका नाम कंफर्म आ जाए, कल तक हो सकता है। तो राष्ट्रपति को कब सिफारिश की जाएगी कि संसद डिसॉल्व हो जाए? अभी उसका भी कोई डेडलाइन नहीं आया है। अभी डिस्कशन होगा आर्मी चीफ के साथ, वही डिस्कशन ही हो रहा है। उसके बाद नेपाल में आज नहीं तो कल सरकार बन जाएगी, सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। जनता को इस बात की उम्मीद है और जनता यही चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि जिंजी वाली क्रांति ने क्या क्या तस्वीरें नहीं दिखाई, क्योंकि एक हंसता खेलता शहर आज सुलग रहा है, सब कुछ जल रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो खाक में तब्दील हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट, होटल, राष्ट्रपति भवन, नेपाल सरकारी कार्यालय, ये सब वो जगह है जहां पर जमकर आगजनी हुई है। हालांकि इन सब के बीच में नेपाल धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। नेपाल के जख्म जो हैं वो गहरे हैं, शायद भरने में वक्त भी लगे, लेकिन नेपाल को भी समझना होगा कि क्रांति विषयों पर थी,
मुल्क के खिलाफ नहीं। ऐसे में जेंजी को जहां रहना है उसे भी सुरक्षित करना होगा। जली हुई गाड़ियां, सुप्रीम कोर्ट की जली फाइल, रजिस्ट्रार दफ्तर में आग, आलिशान होटल जलकर खाक, पुलिस थाना फूंक डाला। जब कोई बवंडर तूफान या फिर सैलाब तबाही मचाने के बाद थमता है, उसके बाद का मंजर कैसा होता है? काठमांडू की ये तस्वीरें उसी की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ कुदरती आपदा नहीं आई, बल्कि करप्शन के खिलाफ क्रांति हुई, जिसने हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया। 2 दिन तक नेपाल क्रांति की ज्वाला में जला। अब हालात ऐसे हैं। हैं जो गाड़ियां हैं वो पहरा दे रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं पूरे काठमांडू की सड़कों पे। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोला था। ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नेपाल की ये तस्वीरें आपके सामने। जेनजी की क्रांति से पहले नेपाल की संसद ऐसे दिखती थी। सब कुछ दुरुस्त था, चमचमाती हुई इमारत थी। नेपाल में लोकतंत्र का मंदिर। लेकिन 9 सितंबर ने सब कुछ बदल डाला। नेपाल में हमारे सहयोगी अनंत अनुराग संसद के अंदर गए। वहाँ जो कुछ देखा उसे रिपोर्ट में बयां किया। नीचे बुरी तरीके से यहाँ पे शीशे जो है चकनाचूर होकर गिरा हुआ है। सारा जो है जला हुआ है। बहुत बुरी तरीके से इसको हिंदी युवा द्वारा कब्जा करके इसके अंदर घुसकर इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अंदर मैं घुस रहा हूँ, आप अंदर आ सकते हैं और ये सारा खाक हो चुका है। ये अंदर का दृश्य बहुत भयानक है। ये दृश्य आप मेरे साथ देख सकते हैं। 9 सितंबर की तस्वीरें नेपाल के इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन शायद ही किसी को ये लगा होगा कि क्रांति के नाम पर अदालतों को भी टारगेट किया जाएगा, मगर ऐसा हुआ। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट आगजनी से पहले काठमांडू के रामशाह मार्ग पर सीना ताने खड़ा था, लेकिन क्रांति के नाम पर कोर्ट को फूंक दिया गया। चारों तरफ जली हुई फाइलें, जो फाइलें डॉक्यूमेंट्स बच गए, उन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी दिखी। लॉयर्स आए, केस फाइलें इकट्ठा करने लगे। जब ये सब हो रहा था, हमारी संवाददाता सिकता मौके पर मौजूद थी। ये रजिस्ट्रार ऑफिस का नज़ारा देखिए। रजिस्ट्रार ऑफिस जहां पर सबसे ज़्यादा काम और कागजात होते हैं, ये आग के हवाले कर दिया गया है। एक भी पेपर, एक भी कागजात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। सब जलकर राख हो गए हैं। फाइलें, अदालत में बहुत सारे फाइलें, पेपर वर्क होता है, लगातार रोज़ केस होते हैं। तो उस जो वो फाइलें हैं जो कुछ बची हुई हैं, जो आग से जल नहीं गई हैं, उन्हें निकालने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के इस प्रेमिसेस पर भी फूटा आग। फाइलों में लगी हुई अलमारियां खोलें तो अंदर आग दिखाई दे रही है। देखिए कितनी ड्रामेटिक ये तस्वीरें हैं, लेकिन ये हकीकत है इस वक्त नेपाल के सभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस की, जो कल गुस्से का निशाना बने। देखिए एक लोहे की अलमारी है और उसके अंदर फाइलें रखी हुई हैं, और अब जब ये अलमारी खोली गई है तो अंदर भी आग लगी हुई है। नेपाल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ लाखों विदेशी सैलानी आते हैं। काठमांडू में यह बड़ा होटल उनके लिए मुफीद था। कई लोग रुका करते थे, लेकिन क्रांति ने होटल हिल्टन को खाक में मिला दिया। क्रांति के नाम पर इस होटल में कुछ नहीं बचा। दिखता है तो सिर्फ सुलगता हुआ धुआं। इस होटल में अभी भी आग लगी हुई है। कल प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर आकर इसको आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि नेपाली मीडिया में ये खबर थी, इस बात की चर्चा थी कि इस होटल में एक स्थानीय नेता के बेटे का इन्वेस्टमेंट है, उनका पैसा लगा हुआ है, और आंदोलनकारी इसी परिवारवाद से, इसी नेपोटिज्म से परेशान रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ आकर कल अपने प्रदर्शन के दौरान हिल्टन होटल पर भी टारगेट किया और इसको आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं इस वक्त भी आग बुझी नहीं है। यहाँ पर आर्मी हालांकि कंट्रोल में है, और बहुत एक तरह से रिस्की ये एक सिचुएशन यहाँ बना हुआ है इस इलाके में।
इस बीच हमारे रिपोर्टर आदित्य राजकौल नेपाल के डिप्टी पीएम प्रकाश मान सिंह के आवास पर पहुंचे। नेपाल क्रांति के बाद वहां कैसे हालात दिखे, तस्वीरें कैसी आई, ये भी समझ लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो ना कि क्षतिग्रस्त हैं बट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, जला दी चुकी हैं। अगर हम आगे थोड़ा बहुत चल लें, मेरे जो हैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको दिखा रहे हैं, करीबन 4 से 5 यहाँ पर गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर जो है कॉमन लोग आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसी इमारतें जो पूरी तरीके से जल गई हैं एक सैलानियों के लिए एक नया दृश्य बन गया है, एक टूरिज़्म का ज़रिया बन गया है। आप देख सकते हैं ये वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये वो बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर जो है प्रकाश मान सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। अभी ये पूरा जो बंगला है, अगर प्रेम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप खिड़की देख सकते हैं, ये पूरी जगह देख सकते हैं, पूरा जल चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है, अंदर से भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। हम जैसे जैसे क्रांति की धूल छटी, वैसे वैसे तबाही के निशान और साफ होते चले गए। क्या होटल, क्या थाना, क्या कोर्ट, क्या सुपरमार्केट, क्या दुकान, सब कुछ जला दिया गया था। सिंह दरबार की रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि यहीं से नेपाल की सरकार चला करती थी। ये वो बिल्डिंग है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री का ऑफिस हुआ करता था। सभी मंत्री इसी कॉम्प्लेक्स में बैठते थे, तो यानी कि ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है और यहीं से सरकार चलाई जाती थी। और कल ये सिंह दरबार कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटेस्टर्स के निशाने पर आया और जो पॉलिटिकल क्लास से नाराज़गी की बात हम लगातार कर रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों की, वो कॉम्प्लेक्स भी इस निशाने पर आया, क्योंकि उनका गुस्सा जो था नेताओं से था, मौजूदा सरकार से था, प्रधानमंत्री से था। जलने के निशान अभी तक हैं। सभी ज़रूरी कागजात, जो चीज़ें थी अंदर से, वो हटा दी गई, उन्हें जला दिया गया। और अब ये पूरा सिंह दरबार एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स आर्मी के अंडर आ गया है। काठमांडू से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये नेपाल में बर्बादी जो है वो मजबूरी में शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा ना हो कि नेपाल को बर्बाद करने में जनजी को मजा आने लगे, क्योंकि मजा आया तो उनका अपना मुल्क बर्बाद हो जाएगा। एक बार फिर कचहरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। बीते 3 साल से आप रूस और यूक्रेन युद्ध की तमाम तस्वीरों को देख रहे हो। इसी तरह कई और भी फ्रंट खुले, चाहे लड़ाई वहां पर अस्तित्व की रही या फिर जमीन को लेकर या फिर कोई ताकत की लड़ाई। ऐसा लग रहा है कि दुनिया धीरे धीरे महायुद्ध के रास्ते पर चल पड़ी। हैरानी की बात तो यह है कि अब वो देश भी एक्शन में आ गए हैं जो कल तक केवल जुबानी जंग लड़ते थे। पहले से ही कई मोर्चों पर जंग देख रही दुनिया अब नए नए मोर्चों पर जंग छिड़ने की गवाह बन रही है। युद्ध के नए मोर्चे कौन से हैं, आज हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या रूस यूक्रेन की जंग में हो गई नाटो की एंट्री? क्या रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है? दुनिया में युद्ध के कितने फ्रंट खुले हुए हैं? क्या महाजंग का सायरन बज चुका है? ये वो सवाल है जिसे लेकर बेचैनी है। महायुद्ध के कयासों ने तेजी पकड़ ली है, क्योंकि दुनिया के सामने है अब ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर कतर की राजधानी दोहा की है, जहां इजराइल ने हमला किया। दूसरी तस्वीर यूक्रेन की है, जहां रूसी गाइडेड मिसाइल ने एक गांव को निशाना बनाया। और ये तीसरी तस्वीर है जिसमें पोलैंड ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। इन तस्वीरों से साफ है कि तमाम प्रतिबंधों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। उल्टा रूस ने अब यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को तेज कर दिया। अब रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक गांव पर ग्लाइड बम के जरिए जोरदार हमला किया, जिसमें 24 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब पेंशन पाने के लिए कई बुजुर्ग लाइन में खड़े थे। Росіяни точно знали, куди б'ють, точно бачили, що б'ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо 24 людини загинули. Мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. इस हमले के बाद जेलेंस्की ने एक पोस्ट भी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लिखा, अब दुनिया को शांत नहीं रहना चाहिए।
अमेरिका को प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, यूरोप को प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है, G20 को प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कड़ा जवाब देने की जरूरत है ताकि रूस निर्दोष लोगों को मारना बंद करे। इस पोस्ट से बिल्कुल साफ है कि ज़ेलेंस्की इस युद्ध को रूस बनाम दुनिया बनाना चाहते हैं और ऐसा होता भी दिख रहा है। ये युद्ध अपना दायरा बढ़ाते हुए दूसरे देशों को भी अपने कब्जे में ले सकता है, क्योंकि जिन यूरोपीय देशों और रूस के बीच अब तक जुबानी जंग चल रही थी वो अब आमने सामने दिखाई दे रही है। दोनों के बीच जंग शुरू हो सकती है। दरअसल पोलैंड ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाले रशियन ड्रोन को मार गिराया। Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. इस हमले के बाद हालात इतने खराब हो गए कि पोलैंड ने हवाई क्षेत्र में अपने और नाटो के फाइटर जेट तैनात कर दिए। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया। दोनों मोर्चों पर महाजंग की आहट दिखने लगी है। सवाल उठने लगा है कि क्या अब रूस के खिलाफ नाटो देश एकजुट होकर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जब तक मिलता तब तक ये तस्वीरें सामने आने लगी। इजराइल की ओर से गाजा में हवाई हमले और जमीनी ऑपरेशन तेज हो चुके हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास बंधकों को रिहा नहीं करता तो फिर सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। यही वजह है कि नेतन्याहू ने 48 घंटे पहले ही गाजा खाली करने की चेतावनी दे दी थी। אני הבטחתי לכם לפני ימים אחדים שאנחנו נפיל את מגדלי הטרור בעזה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ביומיים האחרונים 50 מגדלים כאלה נפלו. חיל האוויר הוריד אותם. עכשיו כל זה רק מבוא, רק ספתח לפעולה העצימה העיקרית, וזה תמרון קרקעי של כוחותינו שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב, ראו הוזהרתם, צאו משם. अब आसमान में उठते काले धुएं की इन तस्वीरों को देखिए जो कतर में हुए इजरायली हमले की गवाही देते हैं। खुद इजरायली अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की। दावा किया है कि यह हमला हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाते हुए किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमास नेताओं को डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद निशाना बनाया गया, लेकिन नेतन्याहू इसे स्वतंत्र अभियान बताते हैं। Today, as in previous days, Israel acted wholly independently, and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war. नेतन्याहू के इस रुख ने कतर के साथ साथ खाड़ी देशों को भी चौंका दिया है। कतर की सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया, चेतावनी दी कि कतर इस तरह का इजरायली व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। الهجوم الإسرائيلي اللي تم اليوم على أرض قطر يعني لا نستطيع أن نسميه إلا بإرهاب دولة يمارسه شخص مثل نتنياهو في سياق هذه السياسات الممنهجة ومحاولاته المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، هي فقط رسالة واضحة للمنطقة ككل، وهذه الرسالة تقول أن هناك لاعب मार في هذه المنطقة। साफ है कि जिन नेतन्याहू पर खाड़ी देशों को नया रूप देने के आरोप लगते रहे हैं, उसके बाद अब कतर पर इस इजरायली हमले ने जंग का एक नया मोर्चा खोल दिया, जिसमें एक तरफ नेतन्याहू है और दूसरी तरफ खाड़ी देश, जो साफ दर्शाता है कि महायुद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त कई मोर्चे एक्टिव हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, इजराइल गाजा की बात हो, लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि कतर पर भी इजराइल अटैक करेगा। इजराइल का सिस्टम जो है फिलहाल ऑन है, वो हमास के नेताओं को खोज कर, चुन कर, ढूंढ कर मार रहा है, दुनिया को बता भी रहा है। इसी तरह ईरान से उसकी दावत छिपी नहीं है। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर है। रूस यूक्रेन के बीच नाटो वाला मोर्चा भी खुला है, और इसीलिए शायद हम कह रहे हैं आज की दुनिया में महायुद्ध की आहट जो है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे। खैर, ये उनकी कहानी है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वक्त, जज्बात, हालात सब बदल दिए, गजब तरीके से बदला है। और वो ट्रंप जो भारत को कह रहे थे कि हमारी इकॉनमी डेड है, जाए कोई मतलब नहीं है, अब वापस वो भारत की तरफ आना चाह रहे हैं। रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाकर 50% टैरिफ लगाने वाले ट्रंप यूटर्न मार रहे हैं।
और ये भारत की ताकत को भी दर्शाता है। भारत के 140 करोड़ लोगों की ताकत को दर्शाता है, जिसने अमेरिका और ट्रंप को बदलने पर मजबूर कर दिया है। मानो संदेश बड़ा स्पष्ट है कि भाई साहब, दोस्ती यारी है, लेकिन दोस्ती और रिश्ता जो होता है वो सम्मान से होता है, बराबरी से होता है। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, और नहीं दोगे तो अकेले रह जाओगे। और इसीलिए ट्रंप जो है अब भारत के प्रति सकारात्मक रुख अपना रहे, भारत को अपना अच्छा दोस्त बता रहे, मोदी जी की महानता किससे सुना रहे। हालांकि इन सब के पीछे आंकड़े हैं। कौन से आंकड़े वो समझाते हैं आपको। अमेरिका से भारत निर्यात होने वाले आंकड़ा 3.46 लाख करोड़ के पार है, जबकि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाला आंकड़ा 7.35 लाख करोड़ है। ये वही आंकड़े हैं जिसकी वजह से ट्रंप के बोल बदले हुए हैं। ट्रंप की तमाम कंपनियां जो हैं भारत में इन्वेस्ट कर रखी हैं। ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को नुकसान भी होगा, और प्लस अगर भारत गया तो चाइना पर पकड़ जो है वो अमेरिका की हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। इसीलिए शायद ट्रंप समझदारी भरा कदम उठाते हैं और भारत को एक उम्मीद दिखाते हैं। हालांकि इसके बाद भारत ने भी एक बार फिर मैच्योरिटी दिखाई। भारत हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में लगातार मैच्योर रहा। हमने एक भी बिलो द बेल्ट जवाब नहीं दिया, और जब जब ट्रंप अपनी वापस नॉर्मल टोन में, सम्मानजनक टोन में आए, तो हमने भी कहा भाई ठीक है, धंधा है, चलेगा ऐसे ही। दोनों देश को एक दूसरे की जरूरत है। वैसे भी कूटनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, नफा नुकसान होता है। और नफा नुकसान अगर इज्जत सम्मान के साथ हो तो हम भी साथ चलेंगे, आप भी साथ चलिए। देखिए आप, क्या भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील ट्रैक पर लौटी? क्यों भारत से ट्रेड डील को बेताब है अमेरिका? भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील से क्या बदलेगा? इन सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र और इनके बीच ट्रेड डील की उम्मीदें क्यों नजर आ रही हैं? क्यों सुपर पावर और सुपर मार्केट के बीच नई डील की किरण दिखने लगी है? दरअसल इस उम्मीद को जगाया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। पहले आपको बताते हैं कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। ट्रंप लिखते हैं, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देश व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।